टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के प्रकार। आपकी पाठ्य पुस्तक में 5 प्रकार के भूकंप दे रखे हैं। कौन कौन से? टेक्टोनिक अर्थक्वेक यानी विवर्तनिक भूकंप। दूसरा दे रखा है आपका वोल्केनिक अर्थक्वेक, ज्वालामुखी भूकंप। फिर दे रखा है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक यानी विस्फोटक भूकंप। फिर दे रखा है कोलाप्स यानी जो मलबा है वो ढह जाता है तो उससे संबंधित कोलाप्स भूकंप। और 5वां दे रखा आपका रिजर्वियर, जिसको बोलते हैं बांध जनित भूकंप। इस प्रकार से आपके 5 भूकंपों की चर्चा इसमें कर रखी है। पहला देखते हैं टेक्टोनिक भूकंप के। ये विवर्तनिक भूकंप क्या होता है? टेक्टोनिक का मतलब होता है विवर्तनिक, और ये कैसे उत्पन्न होता है? तो प्यारे बच्चों, आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में कि जब प्लेटें आपस में गति करती है तो उनसे जो गति होती है उससे जो भूकंप उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हम विवर्तनिक भूकंप। सर ये प्लेट क्या होती है और ये पृथ्वी के अंदर कैसे पाई जाती है? उससे तो हम खाना खाते हैं। बच्चों ये खाने वाली प्लेट नहीं है, ये प्लेटें हैं। जो प्लेट किसे कहते हैं? अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, दर्द स्थलीय भूखंड को प्लेट कहा गया है। यहाँ प्लेट किसे कहा गया है? दर्द स्थलीय भूखंड को प्लेट कहा गया है। टूजो विल्सन, मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर, इन महोदय ने इनकी चर्चाएं की है। ये क्या करती है? जो आपने देखा था मेंटल, और मेंटल में आपने देखा था एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल, उसके अंदर ये गति करती है और उस गति के द्वारा क्या होता है? भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो इसे कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। फिर है वोल्केनिक यानी ज्वालामुखी भूकंप, यानी इन्हीं प्लेटों की गति के द्वारा क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और जब ज्वालामुखी उद्गार या विस्फोट होता है तो आसपास की पृथ्वी में कंपन होता है, उसे कहा गया ज्वालामुखी भूकंप। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक यानी विस्फोटक भूकंप किसे कहा गया? जब हम रासायनिक या केमिकल रिएक्शन करते हैं या कोई परमाणु परीक्षण करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, तो उसके द्वारा जब विस्फोट होता है परमाणु परीक्षण के द्वारा या भूमिगत परीक्षण के द्वारा, तो उससे जो आसपास का क्षेत्र हिलने लग जाता है, कंपन करने लग जाता है, तो उसे कहेंगे विस्फोटक भूकंप। कोलाप्स यानी बड़ी बड़ी दीवारें, बड़ा बड़ा मलबा ढह जाता है, आसपास की भूमि कंपन करने लग जाती है, तो उसे कहा गया कोलाप्स अर्थक्वेक। रिजर्वियर अर्थक्वेक यानी बांध जनित भूकंप। हम किसी भी क्षेत्र में यदि नदियों का बहाव तेज है और उस जल को रोकने के लिए हम क्या बना देते हैं? बांध बना देते हैं, और उस बांध से हम क्या रोक लेते हैं? जल को रोक लेते हैं। और उस जल को जब हम एक साथ छोड़ते हैं तो वो जब निकलता है तो आसपास के क्षेत्र में कंपन पैदा करता है, तो उसे कहते हैं हम रिजर्वियर अर्थक्वेक। तो इस प्रकार से आपके 5 प्रकार के अर्थक्वेक भूकंपों की चर्चा है। हम विस्तृत विवेचना देखते हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए। पहला है विवर्तनिक भूकंप यानी टेक्टोनिक अर्थक्वेक। मैंने बताया था कि विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। और कैसे उत्पन्न होते हैं? ये भूकंप बृहन स्थल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के उत्पन्न होते हैं, यानी चट्टानें क्या हो जाती है? सरक जाती है। देखो यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ? भूकंप उत्पन्न हुआ। फोकस किसे कहा गया था? अधिमूल, यानी जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हमने फोकस, भूकंप मूल या उत्पत्ति केंद्र या हाइपोसेंटर अवकेंद्र कहा गया था। इससे 90 डिग्री ऊपर किसकी उत्पत्ति होती है? समकोण पे अधिकेंद्र या एपिसेंटर की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे क्या आया? भूकंप आया। जैसे ही भूकंप उत्पन्न होगा तो क्या होगी? चट्टानों में दरार पड़ेगी, विपरीत दिशाओं में खिसकेंगे, और उनके पास से क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी, तरंगे निकलेगी, जिनमें हमने 3 प्रकार की तरंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और द्वितलीय या सरफेस वेव की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की। बच्चों यदि नहीं देखा तो उसको अच्छी तरीके से देखना। यहाँ पे क्या हो गया? एक बृहंस का निर्माण हो गया, और ये स्थल मंडल पे जाके ये बृहंस यहाँ पे क्या कर रहा है? कंपन उत्पन्न कर रहा है। तो इस प्रकार के भूकंप को क्या कहा गया?
विवर्तनिक या टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहा गया। अब ये देखते हैं कि ये अंदर किस प्रकार से उत्पन्न होता है। यानी हमारी प्लेटें 3 प्रकार से गति करती है। कितने प्रकार से गति करती है? 3 प्रकार से, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। साथ साथ आपको इंग्लिश के वर्ड भी सीखने चाहिए, इसलिए मैं इंग्लिश वर्डों पे भी क्या दे रहा हूँ, आप पे जोर दे रहा हूँ। साथ साथ आपको ये वर्ड भी याद होने चाहिए। यानी दुर्बलता मंडल के अंदर एस्थेनोस्फेयर, जो हमने किस में देखा था? मेंटल के अंदर, जो मैग्मा है वो क्या करता है? गति करता है। और उसकी गति कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से उसकी गति होती है। देखो, पहले गति है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? अपसारी, यानी यह इधर जा रही है प्लेट और ये इधर जा रही है। यानी जब प्लेटें विपरीत दिशाओं में गति करे तो उसे डाइवर्जेंट या अपसारी प्लेट कहते हैं। अब ये इधर गति करिए और ये इधर गति करिए तो बीच में क्या हो रहा है? भ्रंश का निर्माण हो रहा है। यानी बीच में दरार पड़ रही है और उस दरार से क्या निकल रही है? भूकंपीय तरंगें निकल रही है। तो क्या उत्पन्न हो रहा है? भूकंप उत्पन्न हो रहा है। दूसरा है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है अभिसारी। क्या? अभिसारी। जब प्लेटें आमने सामने टकराती है, ये इधर टकराएगी, ये इधर टकराएगी, आमने सामने टकराती है। एक प्लेट दूसरे प्लेट से जब टकराएगी तो क्या होगा? कंपन पैदा होगा। यदि आप इसे वास्तविकता में देखना चाहते हो तो अपना सिर दूसरे स्टूडेंट के साथ या दीवार के साथ टकरा के देखिए। आपके दिमाग से भी, आपके सिर से भी, आपकी बॉडी से भी क्या निकलेगी? तरंगे निकलेगी। क्या उत्पन्न होगी? कंपन उत्पन्न होगी। यदि आप जोर से टकराओगे तो उस प्रकार से जब कंपन होगा तो इसे क्या कहेंगे? अभिसारी। थर्ड है ट्रांसफॉर्म या रूपांतरण भ्रंश बोलते हैं इसे। रूपांतरण भ्रंश कैसे बनता है? इसमें जब ये प्लेट और ये प्लेट आपस में रगड़ खाती हुई टकराती है तो घर्षण उत्पन्न होता है और इससे रूपांतरण भ्रंश का उत्पन्न होता है। तो कौन सा भूकंप? रूपांतरण भ्रंश के द्वारा विवर्तनिक भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो ये कौन से भूकंप हुए? विवर्तनिक भूकंप। नंबर 2 पे चलते हैं। ज्वालामुखी भूकंप। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी भूकंप कहते हैं। कैसे? हमने फर्स्ट प्रकार की जो प्लेट पड़ी, कौन सी? डाइवर्जेंट प्लेट, यानी एस्थेनोस्फेयर में ये अपसारी प्लेट, यानी दोनों प्लेटें क्या जा रही है? विपरीत दिशाओं में खिसक रही है। जब ये दोनों विपरीत दिशाओं में खिसक रही है तो यहाँ दरार का निर्माण हो रहा है। इस दरार के निर्माण से जो नीचे मैग्मा है इसके द्वारा क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है और ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो रही है। इस ज्वालामुखी की उत्पत्ति जैसे होती है तो आसपास के क्षेत्र से ये अंदर से मैग्मा जब बाहर की ओर लावा निकालती है तो आसपास के क्षेत्र में क्या होती है? कंपन उत्पन्न होता है। तो उसे कहते हैं ज्वालामुखी भूकंप। और ये कहाँ पे आते हैं? ये सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्रों से आते हैं। ये देखो, यहाँ से मैग्मा क्या आ रहा है? ऊपर की तरफ निकल के आ रहा है। इधर देखो, ये है पैसिफिक प्लेट है, प्रशांत प्लेट, और ये कौन सी है? ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी ये अधिगमन क्षेत्र है, सबडक्शन जोन है। और यहाँ पे क्या हो रही है? देखो, भूकंप की उत्पत्ति हो रही है। जब यहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति हो रही है तो यहाँ से लावा कहाँ निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है तो ये देखो, यहाँ पे ये क्या बन रहे हैं? यहाँ ये भ्रंश बन रहे हैं और इन भ्रंशों के द्वारा ही क्या होता है? भूकंप की उत्पत्ति होती है। चलो अगले पर चलते हैं। नियात या कोलाप्स भूकंप। जब क्या होता है? नियात या कोलाप्स भूकंप किसे कहते हैं? आप ये नीचे एक डायग्राम देखो, ये डायग्राम, यानी इन क्षेत्रों में क्या की जा रही है? इन क्षेत्रों में माइनिंग की जा रही है। क्या की जा रही है? माइनिंग। यानी ये आपका स्थल मंडल है। इस स्थल मंडल पे आपने क्या किया? खनन कार्य प्रारंभ किया। खनन कार्य करोगे तो क्या करोगे? खुदाई करोगे। जब खुदाई करोगे तो इस क्षेत्र को आपने क्या कर दिया? खोखला कर दिया, यानी पूरे के पूरे को खोद लिया। और इसके ऊपर क्या है? स्थल मंडल है। जब इस भाग का दबाव इस खोखले भाग के ऊपर पड़ेगा तो वो भाग क्या हो जाएगा?
वो भाग धस जाएगा, और जैसे ही वो भाग धसेगा यानी जो माइनिंग होती है वो कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर लंबे क्षेत्र में की जाती है। जब वह पूरा का पूरा क्षेत्र ऊपर से दबाव पड़ने से स्थलमंडलीय भाग नीचे वैक्यूम स्थान पे धसेगा तो आसपास में क्या होगी, हलचल प्रारंभ होगी, और क्या आएगा, भूकंप आएगा। कौन सा, कोलाप्स अर्थक्वेक या नियात भूकंप। यह बड़ी बड़ी आपकी जो क्या है मकान है उन पे दबाव अधिक होने पे क्या हो जाते हैं, ढह जाते हैं। जब ये ढहेंगे आसपास में तो आसपास की धरती में क्या कर देंगे, कंपन पैदा कर देंगे, तो उसे कहेंगे हम कोलाप्स अर्थक्वेक। देखो, खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत क्या हो जाती है, ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात भूकंप कहा जाता है। अगला देखते हैं विस्फोटक भूकंप। मैंने क्या बताया, कभी कभी हम परमाणु विस्फोट करते हैं। जैसे हमने क्या किया, कोई परमाणु बनाया तो और उसका हम क्या करना चाह रहे हैं, उसका हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम या तो समुद्र में जाएंगे या खुली जगह पे जाएंगे। जैसे हमारे भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ 1976 में, पोखरण के अंदर किया गया था कि दूर दूर तक कुछ नहीं होता, रेत के टीले टीले हैं। या फिर किस में किया जाता है, समुद्र के अंदर किया जाता है। जब ये समुद्र के अंदर या बड़े बड़े टीलों के अंदर किया जाता है तो यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और उसका हमें अनुमान नहीं होता है, क्योंकि हम उसका क्या कर रहे हैं, उसका हम परीक्षण कर रहे हैं। और जैसे वो हम एग्जामिन करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, तो आसपास का क्षेत्र थर्रा जाता है, हिल जाता है, कंपन करने लग जाता है, हलचल मच जाती है। तो आसपास के क्षेत्रों में किसकी उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। और प्रारंभ में हमने क्या कहा था, भूकंप को कैसे प्रभावित किया था, शेकिंग ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का हिलना, पृथ्वी में कंपन करना, उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो इसे कहते हैं विस्फोटक या एक्सप्लोजन भूकंप। देखो, कभी कभी परमाणु जब रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होती है तो इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहा जाता है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेस्ट किया, तो उसके अंदर क्या है, आसपास की सराउंडिंग एरिया में क्या हो रही है, हलचल हो रही है, तो इसे हमने ये कहा। दूसरा, हम इस क्षेत्र में हमने क्या लगा रखा है, हमने एक आणविक या केमिकल फैक्ट्री लगा रखी है, इंडस्ट्री लगा रही है, और उसमें अचानक किसी भी प्रकार से क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, तो या केमिकल रिएक्शन उल्टी हो जाती है, तो विस्फोट होने से आसपास के क्षेत्र में हलचल होती है, तो इसे हमने कहा विस्फोटक भूकंप। अगला देखते हैं बांध जनित भूकंप। बच्चों ये देखो, हमने इस पानी को रोकने के लिए यहाँ पे हमने क्या बनाया, हमने यहाँ पे डैम बनाया, यहाँ पे हमने अवरोधक लगाए, यहाँ पे हमने बैरियर लगाए, और इस क्षेत्र में हमने इस जल को क्या किया, रोकने की कोशिश की। जब यहाँ से इस जल को हमने रोका तो इस क्षेत्र में ग्रेविटेशनल पावर ज़्यादा हो गया, ग्रेविटी ज़्यादा हो गई, दबाव ज़्यादा पड़ने लग गया, और अचानक ये क्षेत्र भर गया बारिश से ज़्यादा से। तो हमें सिंचाई के लिए या बांध के जल को कम करने के लिए हमें क्या खोलने पड़ रहे हैं, इसके दरवाजे खोलने पड़ेंगे। जब दरवाजे खोलेंगे तो इस क्षेत्र का जो क्षेत्र है तो वहाँ पे तो क्या है, वो क्षेत्र शांत है, मगर जैसे ही ये शांत क्षेत्र में जल एकदम से आएगा तो वहाँ पे क्या पड़ेगा, दबाव, और वहाँ पे क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा, भूकंप आएगा। तो इस भूकंप को हमने क्या कहा, बांध जनित भूकंप कहा। बच्चों नोट कर लो, जब भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं तो उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। तो ये चर्चा हमने किसकी की, भूकंप के प्रकारों की चर्चा की। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। टेक्टोनिक अर्थक्वेक, विवर्तनिक भूकंप, वोल्केनिक अर्थक्वेक, ज्वालामुखी भूकंप, कोलाप्स अर्थक्वेक, निकाय भूकंप, और कौन सा, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, विस्फोटक भूकंप, और रिजर्वियर अर्थक्वेक, बांध जनित भूकंप। तो ये हमारे कितने प्रकार के भूकंप हो गए, 5 प्रकार के भूकंप। अब देखते हैं जो ये भूकंप आते हैं, इनकी तीव्रता, मैग्नीट्यूड और इनकी इंटेंसिटी यानी गहनता को कौन से यंत्रों द्वारा नापा जाता है, और इन यंत्रों का या इन टूल्स का स्केल क्या होता है, तो वो देखते हैं। भूकंपों की माप, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक।
भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पे किया जाता है। कितने आधार पे? दो आधार पे, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, यानी भूकंप तीव्रता और उसके आघात के आधार पे। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। किस हिसाब से? रिक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। यानी जो भूकंप आया उसकी तीव्रता क्या है और वो कितने क्षेत्र में आ रहा है, यानी ये साइज ऑफ एरिया। तो उसकी यदि हमें मेजरमेंट करनी हो तो किसके द्वारा? रिक्टर स्केल के द्वारा करनी होगी। और इसका मान होता है वो 0 से 10 होता है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है, यानी कितनी ऊर्जा उससे मुक्त हो रही है। अब हमने क्या बताया? भूकंपीय तीव्रता यानी जो रिक्टर स्केल है इसके ऊपर जो मान दिया गया है वो किस किस प्रकार से है। देखो यहाँ से 0 पे जब भूकंप आएगा तो उसकी तो कोई कैलकुलेशन नहीं होती। 1 से देखते हैं तो ये क्षेत्र तो क्या है, ज़्यादा लंबे क्षेत्र में आ रहा है, मगर इसे हमें क्या हो रहा है, नुकसान बहुत कम होता है, ना कि बराबर होता है। फिर इससे 2 पे चलेंगे फ्रीक्वेंसी पे तो क्षेत्र तो ज़्यादा है मगर ये क्या है, नुकसान कम कर रहा है। फिर 3 पे चलेंगे, 4 पे, 5 पे, ऐसे चलते चलेंगे ऊपर 9 तक। तो यहाँ पे चलेंगे 7 पे तो यहाँ से नुकसान ज़्यादा प्रारंभ होने लग जाता है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आकार तो ज़्यादा है मगर दबाव ज़्यादा पड़ रहा है, नुकसान ज़्यादा कर रहा है ये भूकंप। इस प्रकार से रिक्टर स्केल पे इस प्रकार से हम इनको देखते हैं। देखो मापने के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 आती है। यदि 1 पे देखते हैं तो उसका कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट यानी कोई महत्वपूर्ण। 2 पे आता है तो बिल्कुल लोअर होता है यानी बिल्कुल निम्न होता है। 3 पे चलते हैं तो बिल्कुल माइनर होता है। 4 पे चलेंगे तो मॉडरेट है, मध्यम है। 5 पे इंटरमीडिएट है। 6 पे नोटवर्ती है। जब 7 की तीव्रता का भूकंप आता है तो वो क्या रहता है, हाई आता है, यानी रिस्क ज़्यादा रहती है। 8 पे आता है तो फिर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 9 पे आता है तो फिर आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा, और 10 पे तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी बहुत भयंकर भूकंप आता है और उसमें आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर देता है, तबाही मचा देता है और उसको विध्वंसकारी कार्यों के द्वारा पूरे को जन धन को हानि पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। दूसरा देखते हैं गहनता। गहनता का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, यानी भूकंपीय गहनता मतलब होता है यानी उससे क्षेत्र में जब भूकंप आया तो नुकसान कितना हुआ, उस नुकसान को किसके द्वारा मापा जाता है, इंटेंसिटी और गहनता के द्वारा। तो इसको किसके द्वारा मापा गया, इसको मर्केली स्केल के द्वारा। ध्यान रखना बच्चों, तीव्रता के लिए हमने क्या टूल यूज किया, रिक्टर स्केल यूज किया, और गहनता के लिए हम क्या देखेंगे, गहनता के लिए हम मर्केली स्केल देखेंगे। आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम से जाना जाता है। मर्केली स्केल या मर्केली इंस्ट्रूमेंट ये झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित होता है और इसकी गहनता 1 से 12 होती है। ध्यान रखना, दोनों का अलग अलग पूछा जाता है और कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में क्या दे रखा है, रिक्टर स्केल का मान 0 से 10, कितना दे रखा है, 0 से 10। और जो हमारा मर्केली स्केल है उसका मान कितना दे रखा है, 1 से 12 दे रखा है। दोनों का ध्यान रखना, तीव्रता के लिए रिक्टर, गहनता के लिए मर्केली। इसका देख लेते हैं, यानी एक स्केल पे जब भूकंप आ रहा है तो उसका जो नुकसान है वो क्या है, महसूस नहीं किया जाता। यदि 1 पे कोई भूकंप आ रहा है, यदि 1 पे तो कई बार भूकंप आता रहता है, आपको महसूस नहीं होता। अभी भी भूकंप आके चला गया होगा मगर हमें फील नहीं हुआ। इंटेंसिटी देखो, शेकिंग का मतलब होता है पृथ्वी का हिलना और डैमेज का अर्थ होता है कितना नुकसान। यदि 1 पे आया तो नॉट फेल्ट यानी हमें महसूस नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। 2 से 3 के बीच में आया बिल्कुल वीक, कमज़ोर हुआ, ये भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 पे आया, 4 की स्केल पे, तो हल्का सी झटका महसूस होगा, हल्का मामूली सा। वैसे झटके कई बार आपको वैसे फील हो जाते हैं, उसको भी कोई नुकसान नहीं होता। 5 पे आता है मॉडरेट, मध्यम, तो वेरी स्लाइट, थोड़ा बहुत नुकसान होता है, मामूली सा नुकसान होता है, स्लाइटली नुकसान होता है हमारा। यदि 6 पे आता है तो स्ट्रॉन्ग भूकंप कहलाता है और उसमें भी हमें लाइट थोड़ा बहुत नुकसान होता है।
जब 7 पे आता है तो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी गहनता वेरी स्ट्रॉन्ग होती है और वो मॉडरेट यानी मध्यम प्रकार के नुकसान पहुंचा देता है। यदि 8 पे आता है तो सीवियर होता है, खतरनाक होता है और मॉडरेटिव और हैवी नुकसान होता है यानी भारी नुकसान हमें पहुंचाता है। और 9 पे आता है तो वायलेंट होता है, विनाशकारी होता है और हैवी नुकसान पहुंचाता है। और जब 10 और 10 प्लस यानी 10 के आगे 11 12 पे आता है तो एक्सट्रीम अत्यधिक व्यापक होता है उसकी गहनता और जो नुकसान होता है वो वेरी हाई हैवी होता है यानी बहुत भारी नुकसान इस भूकंप के द्वारा होता है। तो ये है भूकंप की तीव्रता और गहनता। आगे देखते हैं भूकंप के प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे। ये बच्चों आप आराम से लिख सकते हो कि भूकंप आएगा तो उससे क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेंगे। देखो, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न है। भूमि का हिलना, पहला क्या है, भूमि क्या होगी, हिलेगी। भूकंप आएगा तो प्रभाव पड़ेगा यानी जैसे ही आएंगे तो ये रोड क्या हो जाएगी, हिलने से दरारें पड़ जाएंगे, यहाँ पे नुकसान होगा। ये देखो आप, ये आपका क्या है, हाइपोसेंटर उत्पत्ति मूल, भूकंप का उत्पत्ति मूल है। और ये क्या है आपका 90 डिग्री पे एपी सेंटर है, आदि के अंदर है। और यहाँ पे ये क्या है, ये तरंगे है। और ये तरंगे किस पे आ रही है, स्थल मंडल पे आ रही है। और स्थल मंडल पे कौन रहते हैं, हम रहते हैं, घर बने हुए हैं ना, इन घरों पे आते हैं तो ये तरंगे आती है। तो क्या हो रहा है, देखो बच्चों, नुकसान हो रहा है ना। ये मकान इधर झुक रहा है, ये इसकी खिड़की इधर जा रही है, ये इधर, ये इधर, यानी जैसे जैसे ये तरंगे नुकसान ज़्यादा पहुंचा रही है ये पूरे के पूरे धराशायी हो जाते हैं। तो भूमि का हिलना हो जाता है। कैसे हो रहा है आप समझ गए होंगे। धरातलीय विसंगति हो जाती है। धरातलीय विसंगति का मतलब कुछ भाग ऊंचा और कुछ भाग नीचा हो जाता है। भूस्खलन, पंखस्खलन हो जाता है यानी पर्वतों के ऊपर क्या हो जाता है, जो मलबा है या और कुछ अवसाद है वो बहकर नीचे आ जाते हैं। मर्दा दरवन हो जाता है यानी मर्दा का एक साथ बहना। धरातल का एक तरफ झुक जाता है। हिमस्खलन होता है। हिमस्खलन का मतलब बड़े बड़े जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर क्या हो जाते हैं, पिघल कर क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। यानी ये ग्लेशियर का डायग्राम दिखा रखा है। ये ग्लेशियर पूरा का पूरा क्या हो जाता है, स्लाइडिंग होके नीचे आ जाता है। और इन डायग्राम में आप देखते हो ये क्या है, ये भूमिस्खलन है यानी ये पूरा का पूरा चट्टानी पठार पर्वतीय भाग बह के कहाँ पे आ गया, रोड पे आ गया, जमा हो गया, यानी भूमि स्खलन हो गया। इसके अलावा आप देखो, मकान धराशायी हो गई, हमारी जो रोड नेटवर्क है वो जाम हो गया, रोड में दरारें पड़ गई, मानव का नुकसान हो गया, ये देखो इंजर्ड हो गए और ये मकान ढह गए। इस प्रकार से क्या हो रहा है, भूकंप का प्रभाव पड़ रहा है। धरातलीय विस्थापन हो गया। बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़ आ गई। यानी बांध अपने देखे ना, यदि भूकंप का झटका आता है तो भी वो टूट जाते हैं। टूट गए तो उसका पानी बह के उस क्षेत्र में आ गया तो वहाँ क्या आ गई, बाढ़ आ गई। आग लग जाती है। आग कैसे लगेगी, यानी अभी आपने देखा, हमने क्या देखा था, एक न्यूक्लियर प्लांट देखा था और उस न्यूक्लियर प्लांट में क्या हो गया, भूकंप आ गया तो हलचल हुई तो क्या हो गया, आपस में रिएक्शन होने से उसमें क्या हो गई, आग लग गई। इमारतों का टूटना, ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं को गिर जाती है और अंतिम है सुनामी आ जाती है। ये देखो, जैसे ही पृथ्वी पे क्या होगा, धरातलीय विस्थापन होगा, कंपन होगा, तो जलीय तरंगों में भी क्या होगा, तट की तरफ जाने की प्रवृत्ति होगी। और जब वो भयंकर रूप से तट की तरफ जाएगी लहरें तो सुनामी लाएगी और तटीय क्षेत्रों के आसपास क्या करेगी, विनाश प्रारंभ कर देगी। सूचीबद्ध प्रभावों में पहले 6 का प्रभाव स्थल रूपों पे देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाली जनधन की हानि से समझा जाता है। यानी 6 पॉइंट आपने जो देखे, ये कहाँ पे देखे, स्थल रूप पे होने वाले प्रभाव है। बाकी जो आपने पॉइंट देखे, इनसे क्या हो रहा है, जनधन की हानि हो रही है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र कहाँ हो,
समुद्री अधः स्थल पे हो, यानी ये समुद्री भाग है और इस जगह क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तो किस पे प्रभाव पड़ेगा, जलीय क्षेत्रों पे, और सुनामी ज़्यादा व्यापक होगी। बच्चों आपको ध्यान हो तो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी, जिससे ये हमारा जो तटीय क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, वो पूरे के पूरे तहस नहस हो गए थे, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए थे, लाखों की संख्या में लोग काल कलवित हो गए थे। तो इस प्रकार से सुनामी इन क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाती है। भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक होती है। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। यानी ये क्या हो रही है, यहाँ पे भूकंप आ गया तो ये क्या उत्पन्न हो रही है, ये सीस्मिक वेव्स उत्पन्न हो रही है, भूकंपीय लहरें उत्पन्न हो रही है। और भूकंपीय लहरें उत्पन्न होएगी तो वो दूर तक जाके जहाँ पे तटीय भाग मिलेगा वहाँ पे टकराएगी, भयंकर रूप से टकराएगी। जो तटीय क्षेत्रों के आसपास के लोग हैं वो अस्त व्यस्त तहस नहस हो जाएंगे। मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे 5 से अधिक हो तो उसके परिणाम क्या होते हैं, अत्यधिक विनाशकारी है। और यहाँ पे जो आया तो उसका मैग्नीट्यूड क्या था, उसका मैग्नीट्यूड 9 था, और 9 किस में आ गया था, वायलेंट में आ गया था। और जब यहाँ पे 9 तीव्रता का भूकंप आ रहा है तो ये आसपास का बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत का तटवर्ती क्षेत्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन क्षेत्रों में भयंकर तबाही इस सुनामी ने मचाई और पूरे क्षेत्र को तहस नहस ध्वस्त कर दिया गया, जिसको कई साल लग गए वापस होने में। तो इस प्रकार से सुनामी क्या करती है, विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करती है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों भूकंप की तीव्रता। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है तीव्र झटकों महसूस किए जाते हैं। यानी जिन क्षेत्रों में भ्रंश सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे ही भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। हमने एक डायग्राम के द्वारा आपको दिखाया गया है कि इन क्षेत्र क्या है, भ्रंश रेखा के समीप है और यहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं। देखो अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ 2 मैग्नीट्यूड यानी तीव्रता भूकंप है, 3 का, फिर 4 का, 5, 6, 7, 8 और 9 के ऊपर। 9 के पास में है ग्रेट निकोबार है, कोस्टल तट है, इन क्षेत्रों में ज़्यादा भूकंप आते हैं। फिर अपन साथ में देखते हैं तो ये भी क्या है, जो भी तटीय क्षेत्रों में आते हैं उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। यानी ये जापान है, अलास्का है, चिली है, न्यू मेडिड है, सैन फ्रांसिस्को है, इन क्षेत्रों में ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आते हैं। प्राय देखा गया है कि रिक्टर स्केल पे यदि भूकंप की तीव्रता क्या हो, 8 से अधिक हो तो उसकी संभावना बहुत ही कम होती है। यानी जिनका 8 से ज़्यादा हो वैसे भूकंप बहुत कम आते हैं, जो 1-2 वर्षों में 1-2 बार ही आते हैं। हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। यानी हल्के भूकंप तो आते जाते रहते हैं, मगर जिसकी तीव्रता क्या हो, रिक्टर स्केल पे 8 से ज़्यादा हो तो ऐसे भूकंप बहुत कम आते हैं। साल में 1-2 भूकंप ही बड़े मुश्किल से आते हैं। ये आपके सेस्मिक जोन ऑफ इंडिया यानी भारत के भूकंपीय क्षेत्र है। यानी इनको 4 भागों में बांटा गया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 2 में ये भाग है, राजस्थान का कुछ भाग है, मध्य प्रदेश का कुछ भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग है। यानी इस क्षेत्र में भूकंप कम आते हैं। और जोन 3 है, इसमें ये भाग है, इस क्षेत्र में इससे ज़्यादा भूकंप आते हैं। जोन 4 है, 4 का क्षेत्र यह है, हिमालय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भूकंप ज़्यादा आते हैं। और जोन जो 5 है उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। जैसे उत्तरी पूर्वी भारत हो गया, गुजरात का कुछ क्षेत्र हो गया, यहाँ महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में यानी भूकंप बहुत ज़्यादा आता है। भूकंपीय घटना घटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो ये है हमारे सेस्मिक जोन ऑफ इंडिया। तो प्यारे बच्चों, आपने इस चैप्टर में क्या देखा, भूकंप के प्रकारों की विस्तृत विवेचना की, रिक्टर स्केल के बारे में आपने जाना, मर्केली स्केल गहनता मापते हैं 1 से 12 उसके बारे में आपने पढ़ा, और जो भूकंपीय प्रभाव है जो 6 स्थलभाग पे और 6 जिनसे जन और धन की हानि होती है उनके बारे में आपने विस्तार पूर्वक विवेचना की। और उसके बाद में भूकंप की तीव्रता को देखा और भारत के सेस्मिक जोन देखे। तो बच्चों
आप इस वीडियो में भूकंप के बारे में अच्छी तरीके से जाना। और जहाँ भी आपको परेशानी हो, वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर वीडियो को दोबारा सुनिए और आपकी परेशानी का समाधान फिर आगे बढ़िए। जहाँ जहाँ समस्या हो उसको पॉज कर करके लिखते जाइए, नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और बने रहिए मेरे साथ भूगोल पढ़ने के लिए। और तब तक मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक इन्हीं वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।